नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर में। आप सबके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है वैकेंसी का, जो कि काफ़ी सारे पद हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पद हैं और डिफरेंट पदों की संख्या। पद हैं जैसे जूनियर इंजीनियर के, डिपो सामग्री अधीक्षक के, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक के, रासायनिक पर्यवेक्षक के, धातु कर्म पर्यवेक्षक के। तो इन पदों पे कई सारे अलग अलग संवर्गवार पदों की संख्या जारी की गई है इन पदों के लिए। आगे हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, आयु सीमा में छूट, सिलेक्शन प्रोसेस और सारी चीज़ें। तो ये जो वैकेंसी जारी की गई है भारत सरकार रेल मंत्रालय की रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, जो कि जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक, धातु कर्म पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 30 जुलाई 2024। तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 30 तारीख से और अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2024। इसके अलावा संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन प्रपत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां हैं 30 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट डेट इस वैकेंसी से संबंधित, प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि। अब सैलरी देखेंगे, कितनी कितनी सैलरी है किन पदों के लिए और एज लिमिट क्या क्या रखी गई है। इसके अलावा पद कितने जारी किए गए हैं। तो जो रासायनिक पर्यवेक्षक, अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक या धातु कर्म अनुसंधान का जो पद है उसमें सैलरी रहेगी 44,900 रुपये पर मंथ। ये स्टार्टिंग सैलरी है 44,900 रुपये। स्तर 7 की सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 36, मतलब 18 से 36 है आपकी आयु, 18 से 36 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियां यहाँ पे 17 और केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए है। तो इन जो पद हैं इन पदों के लिए जो भर्ती की जाएगी वो केवल आरआरबी गोरखपुर में की जाएगी। अगला है जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक मतलब डीएमएस और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक मतलब सीएमए। स्तर 6 की सैलरी रहेगी। 35,400 स्टार्टिंग सैलरी इसमें दी जाएगी और 18 से 36 वर्ष के बीच के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद निकाले गए हैं 7,934। तो जेई, डीएमएस और सीएमए के लिए पद निकाले गए हैं 7,934। दोनों को देखा जाए तो जितने भी दो पद हैं कुल मिला के 7,951 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है जो कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट को शामिल यहाँ पे किया गया है। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कि आप आवेदन करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लें। दूसरा, निर्धारित शैक्षिक या तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं रखते हैं या पूरा करते हैं। थर्ड है, उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सीईएन नंबर की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्त तालिका देखना आवश्यक है। अगला है, प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति और किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार उम्मीदवार द्वारा केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए। आवेदन केवल सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ अलग अलग आरआरबी के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा में कर दें तो ऐसा आपको नहीं करना, केवल एक आरआरबी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी करते हैं एक से ज़्यादा आरआरबी के लिए तो सारे के सारे आवेदन आपके निरस्त कर दिए जाएंगे। अगला है, अलग अलग परीक्षा समूहों में
की गई एक से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है, बशर्ते वह उस पद का चयन करता हो जिसकी शैक्षणिक योग्यता चुने गए परीक्षा समूह में मैप की गई हो। हालांकि ये उम्मीदवार सभी चुने गए पदों के लिए पात्र होंगे। तदनुसार रासायनिक और धातु कर्म पर्यवेक्षक परीक्षा समूह लेवल 7 के लिए अनिवार्य है। अगला है उम्मीदवारों की पात्रता। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगा। फिर मापदंड बताए गए हैं कि अगर ऐसी जानकारी कुछ जानकारी जो अगर गलत पाई गई तो ये निरस्त वगैरह कर दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आगे दिया गया है। मेडिकल फिटनेस से संबंधित चीज़ें बताई गई है। वेतनमान देख चुके हैं, जैसे जेई, डीएमएस और सीएमए के लिए जो सैलरी रहेगी 35,400 रहेगी। इसके अलावा जो बाकी पद हैं उनके लिए जो सैलरी रहेगी वो 44,900 रुपये है। तो ये है वेतनमान। परीक्षा के चरण की बात करें तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, इसके 2 चरण होंगे। इसके बाद होगा आपका दस्तावेज सत्यापन और फिर मेडिकल परीक्षा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपकी कि सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इसके बाद दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल परीक्षा। दूसरे चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार की आरआरबी वार लघु सूचीकरण शॉर्ट लिस्ट आमतौर पर रिक्तियों की संख्या से 15 गुना की दर से की जाएगी। मतलब पहले में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो जितनी भी पदें होंगी उसकी 15 गुना लोगों को प्री में क्वालिफाई कर लिया जाएगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा उनको। इसके अलावा दूसरे चरण सीबीटी के लिए लघु सूचीकरण की प्रक्रिया लागू रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार पहले चरण के सीबीटी में योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्यता के आधार पर होगी। दूसरे चरण सीबीटी के लिए आरआरबी वार शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा और इस हेतु अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगला है उम्मीदवारों के पास अपना स्वयं का सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आरआरबी द्वारा भर्ती संबंधी सभी संचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। फिर ऋणात्मक अंकन की बात करें, क्या माइनस मार्किंग है? तो बिल्कुल है माइनस मार्किंग। सीबीटी में ऋणात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आवंटित अंक का 1/3 अंक होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक अकाउंट बना लिया है तो उन्हें इस सीईएन के लिए भी लॉगिन करने और आवेदन करने के लिए उसी अकाउंट क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया तो उन्हें अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण, नाम, नंबर और ईमेल आईडी अकाउंट बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकते, इसीलिए आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है जो चालू कंडीशन में हो और हमेशा भी रहेंगे फ्यूचर में। अगला है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार अकाउंट बनाए और उसमें भरे गए विवरण और चयनित आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है तो दिए गए डेट में 250 रुपये के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। प्रतिबंधित वस्तुएं, मतलब क्या क्या आपको एग्ज़ाम के हॉल में नहीं ले जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे आप एक बार आवेदन से पहले रीड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल में, लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, तो उसे ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम अपलोड करा देंगे। फिर पद और रेलवे के लिए प्राथमिकता संबंधी नियम, नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति होगी, फिर निःशुल्क ट्रेन यात्रा संबंधी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। चिकित्सा मानक, इसके अलावा राष्ट्रीयता, नागरिकता, आयु सीमा देख चुके हैं हम, 18 से 36 वर्ष यहाँ पे रखी गई है आयु सीमा।
आप यदि आपकी उम्र 18 से 36 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा में छूट की बात करें तो अदर एग्ज़ाम्स में जैसे छूट दी जाती है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, तो वो सारी छूटें इसमें भी दी जा रही हैं। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ये रहेगी, जैसे आप जिस पद के लिए आवेदन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता आगे हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग पद हैं तो अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 500 रुपये देय होगा सभी उम्मीदवारों के लिए। प्रथम चरण CVT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के शुल्क में से 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। फिर दूसरा है उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, तो उनको फीस पे करनी होगी 250 और पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। केवल प्रथम चरण CVT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। फिर शुल्क भुगतान के तरीके बताए गए हैं कि आपको कैसे शुल्क का भुगतान करना है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, जैसे इस टाइम पे EWS के लिए जो चीज़ें आरक्षित रहती है तो आप EWS कैसे कहलाएंगे वो पूरा यहाँ पे नियम दिया गया है। फिर हॉरिजेंटल आरक्षण जो दिया जाता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पूर्व सैनिक है उनके लिए इन्फॉर्मेशन, PWBD के हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप इन्हें अच्छे से एक बार रीड जरूर करिएगा। भर्ती प्रक्रिया हम देख चुके हैं कि पहले प्रथम चरण होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिर द्वितीय चरण भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, फिर दस्तावेजों का सत्यापन होगा, फिर मेडिकल परीक्षा होगी। अब हम देखेंगे ये जो प्रथम चरण CBT एग्ज़ाम होगा वो कितने मिनट का होगा, कितने प्रश्नों की संख्या होगी, कौन कौन से विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 100 प्रश्नों का पेपर होगा प्रथम चरण का, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप PWBD के हैं तो अभ्यर्थी तो 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये जो पहला चरण CBT स्क्रीनिंग है, जो स्क्रीनिंग जो रहेगी इसकी स्क्रीनिंग प्रकृति का है और CBT के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों या न्यूनतम तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप होगा। इसके लिए सब्जेक्ट है गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य चेतना और सामान्य विज्ञान, जिसमें से गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न तर्क शक्ति के, 15 सामान्य चेतना के और 30 सामान्य विज्ञान के। टोटल 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। गणित में टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, तो गणित में टॉपिक रहेंगे संख्या प्रणाली, बॉडमास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पायक और टंकी। तो गणित के ये टॉपिक रहेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से अनुरूपता, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना, जंबलिंग मतलब बेन आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणा। तो तर्क रीजनिंग की ये एक टॉपिक रहेंगे। फिर समान चेतना में आपका समसामयिक मामले, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत की संस्कृति और इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेलकूद, समान वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान। समान विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान 10वीं कक्षा तक CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे न्यूनतम प्रतिशत क्वालिफाइंग नंबर। तो अगर आप अनरक्षित वर्ग के हैं तो आपको 40% लाना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई कहलाएंगे। EWS के हैं तो 40%, OBC के हैं तो 30%, SC के हैं तो 30% और ST के हैं तो 25% क्वालिफाई नंबर यहाँ पे है। PWD हैं तो किसी भी कैटेगरी के भी हैं तो उनमें से 2% की उसमें छूट और दी जाएगी। अगर अनरक्षित वर्ग की PWD कैटेगरी है तो 38 आपको परसेंटेज लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और ऐसे ही सब में।
द्वितीय चरण में प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, इसमें 100 रहेंगे फर्स्ट में और द्वितीय चरण में 150। तो अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो टाइमिंग भी यहाँ पे 90 की जगह 120 मिनट दिया जाएगा, और PWD अभ्यर्थी हैं तो 160 मिनट। पाठ्यक्रम एकाधिक विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें सामान्य चेतना, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें और पद के लिए तकनीकी क्षमताओं से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। सामान्य चेतना की क्या टॉपिक है, फिर भौतिकी और रसायन के, कंप्यूटर अनुप्रयोगों के, पर्यावरण की, तकनीकी क्षमताओं की, यह हम एक बार देख लेते हैं। सामान्य चेतना में आपको तैयार करना है कि वर्तमान मामले पढ़ना है, भारतीय भूगोल, भारत के इतिहास, संस्कृति सहित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेलकूद, समान वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान। भौतिकी और जो रसायन रहेगा वो 10वीं कक्षा तक का CBSE पाठ्यक्रम का होगा क्वेश्चन। टॉपिक कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातों में कंप्यूटर की संरचना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर वायरस। फिर पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातों में पर्यावरण की मूल बातें, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों का प्रतिकूल प्रभाव, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण और उनका प्रवाह और नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा और ओजोन 6। तकनीकी क्षमता में तो सामान्य चेतना में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 15, भौतिकी और रसायन के 15, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातों के 10 प्रश्न, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातों के 10 प्रश्न और तकनीकी क्षमताएं मतलब जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन रहेंगे 100। तो 50 क्वेश्चन ये 4 सब्जेक्ट के और 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड के, कुल मिला के 150 क्वेश्चन चरण 2 में पूछे जाएंगे। 120 मिनट का वक्त दिया जाएगा। क्वालिफाई नंबर की बात करें तो क्वालिफाई नंबर वही है जो चरण 1 में था। जैसे अनारक्षित वर्ग के हैं तो 40% क्वालिफाई नंबर, EWS के हैं तो 40, OBC के हैं तो 30, SC के हैं तो 30 और ST के हैं तो 25, और किसी भी कैटेगरी के PWD हैं तो सारे क्वालिफाई नंबर में से -2 आपको कर देना है। तो वो अब यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन दिया है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर आप मैकेनिकल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका ये जो 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री है तो उनमें ये सारी ट्रेड्स होनी चाहिए या इनमें से कोई एक होना चाहिए। रासायनिक और धातु कर्म पर्यवेक्षक के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो है किसी एक या अधिक क्षेत्रों में कवर करने वाले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या पेट्रोलियम उत्पाद या इसके समकक्ष पेंट और संक्षारण रोकथाम पॉलीमर किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। तो इसके लिए ये शैक्षणिक योग्यता ऐसे ऊपर दिया गया है। CMA के लिए BSc रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र। फिर सिविल और सहायक इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग आपने की हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण हो और 3 वर्ष अवधि का सिविल इंजीनियरिंग में BSc हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। SU इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक इंजीनियरिंग के लिए ये सारे डिग्रीज़ मांगी गई हैं। इलेक्ट्रिक और सहायक इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए, तो सबके लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन संबंधी इन्फॉर्मेशन, आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन में संशोधन करना है तो उससे संबंधित निर्देश, कॉल लेटर संबंधी निर्देश, मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधी पूरे डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना है सत्यापन के वक्त। यह प्रमाण पत्रों का इधर प्रारूप दिया गया है, जो जो भी प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाने हैं तो इस प्रारूप में आपके प्रमाण पत्र होंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वैकेंसी से संबंधित लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से सभी तरह के नोटिफिकेशन, सभी तरह के जितने भी वैकेंसीज़ आती हैं उनकी वीडियोस और पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं समय रहते। तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय रहते मिल पाएगी। धन्यवाद।